हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके हम कैसे किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं उसकी ई नोट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी पड़ती थी। ये आपको क्या करता है, ई नोट सेल की भी वैल्यू देगा, ये आपको ई नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी देगा, या फिर ये ई नोट आपको क्या करेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करके देगा। मतलब मात्र हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका क्या करके हम यूज करके किसी भी सिंगल सेल का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी ली जाती है, 0.00 वोल्ट। क्लियर बच्चों बात है, ठीक है ना। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा आपको इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। हमने क्या देखा था कि उसके अंदर एक प्लेटिनम का क्या था, इलेक्ट्रोड था, उसके अंदर क्या था, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और साथ में क्या था आपके पास H2 था। तो इन तीनों से मिल करके हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है बच्चों, SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना। बहुत बार आपको मिलेगा ये क्वेश्चन कि आपको क्या दे रखा है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर किसकी रिएक्शन करवाई गई है, हाइड्रोजन गैस की। इस हाइड्रोजन गैस के अंदर समटाइम स्लैश से और समटाइम आपको क्या मिलता है, कोमा से लिखा जाता है उस एसिड को। अब मेरे को ना ये मैंने लिखा कि यहाँ पर एसिड है, मैं H पॉजिटिव ले रहा हूँ, रीज़न क्योंकि ये H2O भी हो सकता है, ये HCl भी हो सकता है, ये HNO3 भी हो सकता है कि नहीं। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, H पॉजिटिव आयन, वो भी कौन से मीडियम में हो गए, एक्वस मीडियम के अंदर। क्लियर बच्चों। और यहाँ पर क्या होती है उसकी कंसंट्रेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन का क्या है, तरीका है। अब कई बार कई बुक्स में आपको क्या मिलता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड किस लिए। अच्छा, एक बात और याद रखना, प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड, नोट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम की जो प्लेट किस लिए यूज की जाती है, सच में बता दिया था ये तो, कि कंडक्शन में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे प्लैटिनम ले लिया। सम टाइम ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, HCl को पहले बता देंगे और फिर क्या करते हैं, H2 गैस को बाद में लिख देते हैं। कोई चेंज नहीं है, दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल आपको क्या मिलता है, NCERT और बहुत सारी बुक्स के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये मिलती है कि पहले प्लैटिनम होता है, फिर H2 होता है, फिर या तो स्लैश या कोमा लगा करके उस एसिड की कंसंट्रेशन और उसके आयंस को लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसका, किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो आई होप आपको कल का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा कि हम किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, हम इसका कैसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आइए, कल मैंने वैसे आपको बताया था कि जो जिंक है, ठीक है, मैंने ऐसा ही कुछ किया। चलो मैं कुछ एक नई चीज़ बता देता हूँ आपको कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपके पास को जिंक है, ठीक है ना, वही जिंक वाला मैंने क्या कर लिया, यूज किया है। जिंक है, प्लस में क्या थे आपके पास, Cu2 पॉजिटिव के आयन है, ये सेल की रिएक्शन दी गई है, और फिर इससे बनाया गया है कॉपर प्लस में Zn2 पॉजिटिव, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, सेल रिएक्शन है, पूरे सेल में ऐसी रिएक्शन हो रही थी। और हमें पता है कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब जिंक जो है वो क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में क्या करेगा बेटा, प्लस में करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का इवोल्यूशन। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखता हूं तो उसे कैसे लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं उसे लिखने वाला हूं, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, और मुझे नहीं पता वो कितना है। क्लियर। आफ्टर दैट अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो क्या करूंगा, मैंने यहां पर क्या लिखा, Cu2 पॉजिटिव। इसके बाद हमने क्या लिखा कि ये है आपके पास कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनेगा, Cu मेटल का क्या कर देगा, फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब ये भी नहीं पता कि ई नोट सेल किसके लिए, Cu2 पॉजिटिव के लिए कॉपर बनने में कितना है, दोनों नहीं पता। मतलब ना मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता और ना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पता है। क्लियर। लेकिन पूछा गया है आपसे पूछ लिया गया है ई नोट सेल, ठीक है। कल मैंने एक बात तो बता दी थी कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दोनों अलग अलग तरीकों से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो ई नोट का वैल्यू है ना,
ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। और इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे तो आपको SHG का क्या करना होगा, यूज करना होगा। क्लियर है बेटा बातें? तो अब मैंने क्या किया सर, मैंने ये किया कि एक बार ना सिर्फ लेफ्ट सेल ले लिया, उसके साथ क्या कर दिया, SHG को कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा आपको। क्लियर? जो वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी वो आपको जिंक के केस में, मतलब ई नोट किसके लिए, जिंक से लेकर के Zn2 पॉजिटिव के केस में कितनी मिलने वाली है, वो मिलेगी बेटा आपको माइनस की 0.76 वोल्टेज। मतलब क्या, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, चाहे आप अपनी बुक में क्या कर लेना, चेक कर लेना। क्या करोगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना तो आपको 100%, मतलब इस तरफ जिंक वाला कंटेनर लो, इस तरफ क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाना है, और अगर मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 0.76 वोल्टेज, वो भी किसका, माइनस का। रीजन क्योंकि ये है क्या, आरपी। किसकी फॉर्म में है बेटा, मतलब ओपी है लेकिन आरपी की फॉर्म में है। क्लियर है ना? अब मैंने क्या किया कि दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड ले लिया, किसका, कॉपर का। कॉपर वाला सेल ले लिया, Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा था, Cu। इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आएगी 0.384, और ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मतलब मैंने SHG का यूज करके वोल्ट मीटर की रीडिंग को देख लिया, उसमें उसका वैल्यू 0 ले लिया, और बाकी जो बच गया वो किसका था टोटल, वो कॉपर और जिंक के हाफ सेल्स का था। क्लियर है? मैंने क्या पूछा कि पूरे सेल का पोटेंशियल बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर कि ई नोट सेल तो कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस क्या निकलता है, ई एनोड। ई कैथोड, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन माइनस में ई नोट कौन सा होगा, एनोड पे होने वाली रिएक्शन। या फिर क्या लिखेंगे बेटा इसको, राइट माइनस लेफ्ट, या क्या लिखेंगे बेटा इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट मीन्स कि ई नोट सेल को मैं रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन लिखूंगा। क्लियर? रिडक्शन हुआ है कॉपर का, मतलब ई नोट Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस में ई नोट ऑफ किसका, जिंक से Zn2 पॉजिटिव का। तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, ये तो कितना है 0.34 वोल्ट, माइनस में माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस ऐड करूँगा तो कितना आएगा 1.1 वोल्ट आएगा। और ये चाहे आप चेक करना चाहो तो लैब के अंदर अगर आप क्या करते हो, गैल्वेनिक सेल बनाते हो K2SO4 का साल्ट ब्रिज में सॉल्यूशन लेकर के, क्या करना था आपको, पोटासियम सल्फेट का सॉल्यूशन साल्ट ब्रिज में ऐड कर देना। दोनों तरफ क्या करनी थी आपको, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक तरफ जिंक की रोड और एक तरफ कॉपर की रोड। आपको जो वोल्टेज है वो 1 से लेकर के 1.1 के बीच में वेरी करता मिलेगा। ठीक है ना? मतलब एग्जैक्टली तो वैल्यू नहीं आती कभी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा की, क्योंकि हर एक चीज़ की क्या होती है, एक लिमिटेशन है केमिस्ट्री के अंदर। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके अंदर वो हर चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और वो कभी एक्यूरेट तो हो नहीं सकते हमसे, है ना? इसलिए वेरी करती है वैल्यू, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 1.1 के करीब क्या मिलता है, उसका वोल्टेज मिलता है। तो ये वो तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अननोन सेल का ई नोट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन याद रखना इससे ई सेल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्लियर बच्चों बातें? ठीक है, तो आई होप ये स्टैंडर्ड कंडीशन तो क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और हम SHG का यूज कैसे करते हैं किसी दूसरे सेल का, हाफ सेल का क्या करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। एक बात आप नोट कर लेना नीचे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ओनली यूज्ड फॉर हाफ सेल रिएक्शंस। कभी भी पूरे सेल की रिएक्शन नहीं बताएगी, पूरे सेल का पोटेंशियल ही आपको नहीं देगा। ये हमेशा यूज किया जाता है किसके लिए, हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? तो अभी आज जो हम करने वाले हैं वो है नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है बच्चों? और ये नॉन स्टैंडर्ड जो हैं इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, जिसका नाम क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या है? नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना बेटा? पहले मैं इक्वेशन बता देता हूं कि क्या है। वो है आपके पास ई सेल, मतलब किसी सेल का जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF log ऑफ Q। क्लियर? अब हमें ये इक्वेशन बनानी है। N क्या है, F क्या है, RT Q log
एंड ई नोट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपके पास एलन है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब तक मुझे इनमें से क्या पता है, अब तक मुझे ई नोट पता है जो मैंने एस एच ई का यूज करके कैलकुलेट की थी, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, गिवन होगी। क्लियर है। तो आइए फिर नॉन्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन सीखते हैं। पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे हुआ था, ये बना कैसे था, थर्मोडायनेमिक में इसका यूज कैसे हुआ है, और कैसे हम नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान देना एक बात पे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, एम आई राइट। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू किसके, 1 एटमॉस्फेरिक के, एंड कंसंट्रेशन तो 1 मोलर होगा ही नहीं। अगर ये कंडीशंस मैं रखता हूं एट दैट टाइम, जो हम क्या करते हैं, ई सेल कैलकुलेट करते हैं, ना कि ई नोट, और वो नॉन स्टैंडर्ड या नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करके किया जाता है। क्लियर। चलिए ठीक है, इधर आइए। हमने क्या किया, एक सेल लिया है, ठीक है ना, इसमें कोई सॉल्यूशन था। ये सेल क्या करता है, कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट करता है। मान लो वो पोटेंशियल कितना है, V है। तो ये क्या करेगा, कुछ चार्ज तो देगा ना, या चार्ज क्या करेगा, लेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, अगर कितने की बात करें बेटा आप, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही 96500 कूलाम की इक्वल क्या होता है, चार्ज जो है वो पास हो जाता है। क्लियर था। इसका मतलब चार्ज और वोल्टेज का तो रिलेशन है कि कितना चार्ज पास हुआ तब जाकर के इतना वोल्टेज क्या हुआ, क्रिएट हुआ। तो मैंने बोला ये सेल जो है, जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसने क्या किया, वर्क किया। दैट मीन्स कि वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल। सेल के द्वारा वर्क कितना हुआ, मान लो वो वर्क कितना हुआ बेटा, W हुआ। किसके इक्वल होगा, कि सर कितना हमने चार्ज पास किया और कितने वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हुआ, वही तो क्या है, वर्क है। समझ में आ रही है ना बात, ये कि ये सेल क्या करेगा, कोई वर्क करेगा तो वो क्या होगा, सेल कितना वर्क करेगा, कि सर Q चार्ज से V वोल्टेज क्रिएट हुआ, दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आपने कि W इक्वल्स टू Q इंटू में किसके इक्वल है, V के इक्वल है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल है। स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने क्या किया था, किसी भी प्रकार का वोल्टेज में उससे ले नहीं रहा था, एट दैट टाइम उसका जो पोटेंशियल था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। क्लियर। या फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ना भी लूं तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो यहां लिख देते हैं। V क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक है। और किसी सेल के पोटेंशियल को क्या कहा जाता है बेटा, ई सेल कहा जाता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या कहते हैं, इसको ई नोट सेल कहते हैं। क्या मैंने गलत कहा, कि सर ये पूरा सेल है, इसने कितना वोल्टेज बनाया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, वही तो क्या होता है, हमारा ई सेल का वैल्यू है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो ई नोट का वैल्यू है, मतलब वी का वैल्यू कितना है मेरे पास, ई सेल या ई नोट। अब क्यू क्या है, चार्ज है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान दो इधर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को पास किया जाए तो कितना फैराडे चार्ज क्रिएट होता है, 1 फैराडे। मैंने बता चुका हूँ बात, ये फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ के अंदर, कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, 96500, इतना कूलम चार्ज क्रिएट होता है। दैट मीन्स कि इसको तो मैं फैराडे भी बोलता हूँ, है ना। तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, 1 फैराडे चार्ज का क्रिएशन करते हैं। मान लो कितने मोल हैं, जैसे कि मेटल मान लो Mn पॉजिटिव बन गया, तो Mn पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वहां पर टोटल चार्ज जो है वो कितना हो गया, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इनटू में क्या है, फैराडे। क्योंकि 1 पे 1 फैराडे, 2 पे 2 फैराडे, और n मोल पे क्या आएगा बेटा, n फैराडे। मतलब टोटल चार्ज किसके इक्वल है, NF के इक्वल। मतलब Q इज इक्वल्स टू N इंटू F। क्लियर बात, ये यहां तक नोट रखना बात, ठीक है ना। अब एक बात और देखो, गिब्स फ्री एनर्जी याद है, मैंने क्या बताया था, ये सिस्टम है। अगर ये अपनी एनर्जी को, गिब्स एनर्जी को यूज करता है तो इसमें चेंज आता है। और अगर रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि जो खुद की फ्री एनर्जी है उसी को वो क्या करता है, यूज करता है।
और क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर वर्क डन भी किसके द्वारा होगा, उसी चेंज इन एनर्जी के द्वारा होगा। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास याद आया कुछ, कि वर्क डन जो है सिस्टम के द्वारा वो किसके द्वारा हो रहा है, वो उसकी खुद की एनर्जी को नेगेटिव करके चेंज करके किया जा रहा है, डिक्रीज करके किया जा रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क डन जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा जी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है तो बता दीजिए, ठीक है ना। क्या है ये वर्क डन जो है वो चार्ज इनटू वोल्टेज है, V जो है वो पोटेंशियल है, वो क्या है ई सेल या ई नोट के इक्वल है, Q क्या है हमारे पास चार्ज है, वर्क डन क्या है जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आया। अगर मैं सभी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, Q दैट मीन्स कि NF इंटू कितना होगा आपके पास, V क्या है वो है आपके पास ई सेल के इक्वल है, ठीक है ना। दैट मीन्स माइनस डेल्टा जी, माइनस को उधर लेके जाऊंगा तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल के क्या होगा, इक्वल होगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन में फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल्स टू माइनस NF किसके इक्वल आएगा, ई नोट सेल के इक्वल आएगा। रिलेशन मगअप कर लो अच्छी तरीके से, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल है, माइनस NF ई सेल के, या फिर माइनस NF किसके इक्वल है, ई नोट सेल के इक्वल है। क्लियर है बेटा बात है। तो बोलोगे कि सर वो तो नहीं बना, अभी वो करेंगे, ठीक है, वो अभी चेक करते हैं। अब बस आप इसको याद कर लो। हमने अब क्या किया कि एक इक्वेशन बनाई है जो क्या है आपके पास, ये मैं यहीं पर पढ़ा रहने देता हूँ, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने क्रिएट की। क्लियर बेटा बात है, तो इसको नोट कर लेना, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको याद दिला रहा हूं 10 हमने +1 क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के जो चैप्टर है ना, उनमें आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जो इक्वेशन थी कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लोग क्यू। कुछ याद आया, या फिर केसी लिखा जाता था यहां पर सम टाइम। अब ये क्या है, डेल्टा जी का मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है इन स्टैंडर्ड कंडीशन। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। लोग तो है, क्यू क्या है, इसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट या रिएक्शन कोफिशिएंट के नाम से। हर एक के बारे में बात करेंगे हम, एक एक चीज को समझेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, नॉन्स्ट इक्वेशन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, ये है ये दोनों चीजें हैं। 1 और 2 इक्वेशन को देखो, क्या है वो, डेल्टा जी का वैल्यू है माइनस का NF ई सेल, डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का NF ई नोट सेल। आगे क्या है बच्चों, आर टी लोग क्यू। क्लियर बात ये, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये क्या है आपके, लोग नहीं LN क्यू। फर्क है इसमें, पता होगा, मैथ में कभी बताया गया होगा आपको, ठीक है ना। नहीं है तो आपको एक दिन मैं वीडियो अलग से बता दूंगा, मेरे को बता देना, जिसमें हम ये, अगर नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हम ना एंटी लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, LN और इनके अंदर जो है वो लोग में रिलेशन क्या है, लोग बेस E और लोग बेस 10 को कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, हम करेंगे एक बार इन पे। तो ये है माइनस का NF ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नोट सेल प्लस में RT लोग LN क्यू के इक्वल दे रखा है आपके पास। मैंने क्या किया, दोनों तरफ ना NF से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी माइनस NF, यहाँ भी माइनस NF, यहाँ भी माइनस NF। क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो गए, क्या बच गया, ई सेल, इधर क्या बच गया, ई नोट सेल, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ऊपर क्या है आपके पास RT NF, और ये क्या बच गया आपके पास LN क्यू। तो क्या ये वो इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो क्लियर है बातें ये कि ये क्या है हमारे पास, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन। और नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है, विच इज यूज्ड फॉर किसके लिए, ई सेल एंड साथ में क्या, फॉर फुल सेल के लिए भी, फुल के लिए भी, और ई सेल की वैल्यू किसके लिए भी, हाफ के लिए, दोनों के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन्स्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिससे आप क्या कर सकते हो
किसी हाफ सेल का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो और फुल सेल का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करना क्या था, एक्सपेरिमेंटल डाटा होता था, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करना एक्सपेरिमेंटल नहीं है, वो कैलकुलेटेड डाटा है जो मैं क्या कर सकता हूं, नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है बेटा बात? तो आइए देखिए क्या है यहाँ पे सारी चीजें। ई सेल क्या है आप जानते हो, ये क्या है, सेल पोटेंशियल। ये क्या है आपके पास, सेल पोटेंशियल। पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये किस पे है, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ये क्या है बेटा, ये भी सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? अब ये देखिए ध्यान से, T जो है वो टेम्परेचर है जो गिवन होने पर बात है, जैसे कि 298 मान लो T मैं लिख रहा हूं, T क्या है, उस वो टेम्परेचर है जहां पे हमने सिस्टम को वर्क करवाया। मतलब कि मैं बोलता हूं ये कि मैंने ये सेल जो है इसको ना 300 केल्विन पे रखा है, तो मतलब अब मैं टेम्परेचर RT तो यूज नहीं कर सकता, रूम टेम्परेचर तो नहीं, क्योंकि सिस्टम जो है वो 300 केल्विन पे हुआ है, 300 केल्विन पे हुआ है। तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे हमें क्या करना है, उसका उस सेल को रखा गया है। R जो है बेटा वो होती है गैस कॉन्स्टेंट, राइबर्ग कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं, या क्या बोलते हैं इसको आप, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसका वैल्यू जो है वो कितना होता है, बताया था मैंने, 8.314 जूल मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। ये दिख रहा है ना आपको यहां तक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग पार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। आफ्टर दैट F जो है सभी जानते हो फैराडे है, ठीक है ना। और जो Q है इसे कहा जाता है कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट या रिएक्शन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम इनको देखते हैं एक एक करके। याद रखना R का वैल्यू जो है वो आप कितना यूज करोगे, 8.314 यूज करोगे। तो ये है आपके पास नॉन्स्ट इक्वेशन के बारे में ऑलमोस्ट जो है वो बातें दी गई है। क्लियर है? लेकिन ये थोड़ा सा ना बेटर भी लिखा जा सकता था, इसको थोड़ा और इजी वे से क्या किया कर सकते हैं हम, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ना वही बताने वाला हूं कि नॉन्स्ट इक्वेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो मैं फटाक से क्या कर दूं, किसी न्यूमेरिकल के आते ही उसमें यूज कर दूं, वो क्या है। अगर आप इसको नोट कर लिया है तो मैं क्या करता हूं, वो फॉर्म्स जो हैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा इधर, ये क्या है आपके पास, ई सेल का वैल्यू ई नोट माइनस, अब आर का वैल्यू मैंने कितना बताया था, 8.314 है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। आफ्टर दैट मैंने बोला कि मान लो आपके पास जो टेम्परेचर है वो मैंने रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे क्या करवाया, सिस्टम को ऑपरेट करवाया। जो F है आपके पास उसका वैल्यू मैंने 96500 रख दिया। क्लियर? अब जो Ln है ना, ये क्या है, इसका मतलब है लोग, ठीक है। ये इस Ln को क्या कर सकता हूं मैं, log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको 2.303 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान देना इस बात पे, ये आपके पास क्या था, Ln Q था, Q के बारे में भी करेंगे लेकिन ये Ln है। इसके बेस को E में कन्वर्ट करने के लिए, log बेस 10 बनाने के लिए, बेस में क्या बनाने के लिए, 10 क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2.303 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बस इस वैल्यू को याद रखना, मतलब जरूरी नहीं कि आप ये इक्वेशन याद करो हर बार। हम जो नई बनाने वाले हैं उसे भी तो कर सकते हो। नई क्या बनेगी वो देखो कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इंटू 2, मतलब मैं इकट्ठा लिख देता हूँ इसको। उसकी वैल्यू मैंने 2.303 RT अपॉन NF लोग क्या लिख दिया, इस बार हमने बेस में 10 लगा करके क्यों लिख दिया, मतलब मैं ये इक्वेशन भी क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। सेकंड आ गई मेरे पास। क्लियर? अब अगर मैं R की वैल्यू पुट कर देता हूँ, T की वैल्यू पुट कर देता हूँ और F की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या मिलेगा, E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस
0.0591 अपॉन में n इंटू में log 10 बेस क्या आएगा बेटा, Q आएगा। क्लियर है? तो मतलब मैं ये भी रिएक्शन यूज कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे R, T और F का वैल्यू, ये याद रखना, ये जो टेम्परेचर है ये 298 केल्विन है। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी पे आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये आए। मतलब अगर आप इसको रट्टा मार करके चले जाओगे कि ये तो इजी है, इसको बस n ही तो रखना है, E नोट दिया होता है, E सेल निकालना है, हो जाएगा सर। तो जरूरी नहीं है कि हर बार टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो, उसकी कंडीशन चेंज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कितना हो आपके पास 350 के केल्विन हो। एट दैट टाइम आपको T पुट करके रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए ठीक है। अभी जो Q है ये क्या है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ किसका बेटा, प्रोडक्ट का, अपॉन में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। इसे कहा जाता है क्या, कोफिशिएंट, किसका, रिएक्शन का। दैट मीन्स कि रिएक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो मतलब मैं इस रिएक्शन को लिख सकता हूं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लोग पी अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, आर। मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन में क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट आएगा। क्लियर है ना? तो ये है आपके पास किसके बारे में, ई सेल के बारे में, नॉर्म्स इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें याद रखना। नॉर्म्स इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ, हाफ सेल के लिए एंड किसके लिए कर सकते हैं, फुल सेल। दोनों के बारे में आज ही डिस्कस करेंगे, दोनों के एक एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं हम कि ये कैसे होगा। लेकिन उससे पहले आप इस फार्मूले को, फिर कौन कौन सी वैल्यू हमने पुट की, लोग को हमने, एलन को हमने लोग बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मिलेगा। समटाइम 591 और 59 भी यूज किया जाता है, जहां पर log 10 बेस Q क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और आपको पता है लेफ्ट साइड फॉर एग्जांपल मेटल क्या करता है, Mn पॉजिटिव प्लस में क्या करता है, N इलेक्ट्रॉन देता है। ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। मतलब ऊपर की तरफ प्रोडक्ट और नीचे की तरफ रिएक्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और काम आएगी, जब मैंने ये बोला ना ये मेटल था, ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म में था ये। अब क्या हुआ कि वो आयंस में हुआ तो ये एक्वस बन करके उसमें चला गया। इसका कंसंट्रेशन मुझे ना क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन इसका नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में आपको कभी ना ऐसे नहीं मिलेगा कि कॉपर का कंसंट्रेशन कितना है, कुछ गिवन है, ठीक है, कुछ भी हो, नहीं होगा। क्या करोगे, याद रखना किसी भी मेटल का प्योर फॉर्म में जो कंसंट्रेशन है वो कितना कंसीडर किया जाता है, 1। बस सवाल हो जाएगा हमारा। जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व कर लेंगे अगर हमें इतनी चीज़ें आती है और अगर ये आता है तो। क्लियर है बातें? आई होप आप इसको कर पाओगे, ठीक है ना, कि नॉर्म्स इक्वेशन क्या है, इसको हमने कैसे बनाया है, क्या फॉर्म्स इसकी जो है वो बनती है। अच्छा एक ऐसा और कर लेते हैं, जो कॉपर वाला सेल याद होगा आपको, कॉपर और जिंक का, उसके लिए अगर मैं नॉर्म्स इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में शायद ये है भी, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि अब आप कर सकते हो क्योंकि बेसिक पोर्शन आपको नॉर्म्स इक्वेशन का समझ में आ गया होगा कि कैसे बनी है, कैसे होता है इसका पूरा सिस्टम। जरा रिएक्शन क्या थी वो, जिंक प्लस Cu 2 पॉजिटिव क्या बनता है, Cu प्लस में Zn 2 पॉजिटिव, यही तो था ना बच्चों, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है इस पूरे सेल के लिए, मतलब सेल का पोटेंशियल बताना है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ई सेल लिख दिया। क्या आएगा, ई नोट सेल आएगा। माइनस में क्या आएगा, मान लो 298 केल्विन है, टेम्परेचर कितना है 298 है, प्रेशर जो है वो नहीं लिया हमने, टेम्परेचर लिखा है सिर्फ, स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है ये। ई सेल का कितना आएगा बेटा 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, इनटू में क्या आएगा आपके पास लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट। क्या है, प्रोडक्ट अपॉन में क्या है आपके पास, रिएक्टेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था कि RTNF लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट का मतलब है कि आपके पास जो ऊपर मेटल है, मतलब ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यूज किया जाता है ये पूरे सेल के अंदर जो प्रोडक्ट में क्या होते हैं आयंस, और अपॉन में जो रिएक्टेंट में क्या होते हैं आयंस होते हैं ना, ये लिए जाते हैं। लेकिन जब भी मैं बात करूँ ना किसी सिंगल सेल के बारे में,
तब क्या है कि ऊपर रखा जाता है मेटल को और अपॉन में क्या होता है मेटल का आयन, मतलब कि M का कंसंट्रेशन अपॉन Mn के कंसंट्रेशन को हम क्यों बोलते हैं। तो मतलब कि ई सेल का वैल्यू किसके लिए, जिंक के लिए अगर मैं नोट करूं तो वो क्या आएगा, जिंक से बना है Zn2 पॉजिटिव, ये क्या आएगा आपके पास ई नोट जिंक से Zn2 पॉजिटिव, यही थी ना, माइनस RT अपॉन में NF, फिर क्या आएगा बेटा लोग। अब ऊपर क्या आएगा मेटल का कंसंट्रेशन जो कितना है मेरे पास जिंक है, अपॉन में क्या आएगा मेटल के आयन का कंसंट्रेशन, मतलब कितना आएगा Zn2 पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अगर यही मैं क्या करता हूं कॉपर के लिए, मतलब ई सेल का वैल्यू किसके लिए Cu2 पॉजिटिव से Cu, क्या आएगा ई नोट सेल का वैल्यू Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस क्या होगा बच्चों RT अपॉन NF, फिर क्या होगा लोग। ऊपर तो मेटल का कंसंट्रेशन मतलब कॉपर और अपॉन में क्या आता है कॉपर के आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर है बच्चों बातें। अब ये क्या मिल गए, मुझे हाफ सेल की वैल्यू मिल गई। अब मैंने ये किसका यूज करके निकाली है, ये यूज करके निकाला है किसका, हमने यूज किया था नॉन्स्ट इक्वेशन को, मतलब यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन आप हाफ सेल कैलकुलेट कर सकते हो। कंप्लीट सेल कैसे करेंगे, ये तो हाफ हाफ है ना, मतलब यहाँ तो सिर्फ किसका कंसंट्रेशन है जिंक का है, उधर सिर्फ कॉपर का है, तो आधे सेल की है ये। कंप्लीट क्या है वो देखो जरा, ई सेल होता क्या है, ई सेल होता है मतलब कि कैथोड माइनस एनोड। क्लियर थी बात। मतलब इसके लिए अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखूं तो वो क्या है Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस में क्या आएगा बच्चों ई सेल का वैल्यू, वो भी किसके लिए Zn से Zn2 पॉजिटिव। एम आई राइट, मैंने माइनस किया है बस, कैथोड माइनस एनोड किया है, क्या आएगा इसकी जगह वैल्यू रखो, कितनी है वो ई नोट Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस क्या होगा RT अपॉन क्या होगा NF, फिर क्या है बच्चों लोग, ऊपर कॉपर है और अपॉन में क्या है Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है, माइनस में क्या आएगा जिंक, दैट मीन्स कि ई नोट ऑफ जिंक माइनस क्या आएगा NF RT अपॉन NF, फिर क्या होगा लोग, ऊपर तो किसको रखा जाएगा जिंक को है ना, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास जिंक की कंसंट्रेशन आएगी। अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूं तो ये माइनस किसका हो गया प्लस का। जरा यहां ध्यान दो, ये क्या है, ये है ई नोट ऑफ कैथोड, ये क्या है ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड माइनस एनोड क्या होता है ई नोट ही तो होता है, लेकिन किसका होता है सेल का होता है। क्लियर है ना। चलिए इसमें से और इसमें से हमने क्या किया, माइनस का RT अपॉन NF क्या कर लिया कॉमन ले लिया, माइनस भी गया R भी गया T NF सब गए, तो क्या बच गए लोग, कॉपर का कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर के आयन का कंसंट्रेशन माइनस, क्योंकि प्लस था माइनस कॉमन लिया गया, क्या बचेगा लोग जिंक का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा बच्चों आपके पास जिंक के आयन का कंसंट्रेशन। क्या क्लियर है बात ये, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, मैंने बताई थी बात आपको कि कॉपर की कंसंट्रेशन प्योर फॉर्म में या जिंक की या मेटल की कितनी होती है 1, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये आ गया और ये बन गया। क्लियर। अब क्या बच गया, अब हमारे पास ये है कि log A माइनस log B, और क्या फार्मूला होता है बच्चों log A माइनस log B का, क्या होता है बोलो, log A माइनस B क्या होता है log A अपॉन B। दैट मीन्स कि ये तो E सेल है, ये पड़ा ये वाला, इक्वल किसके आएगा E नोट सेल के, माइनस क्या है RT अपॉन NF है, फिर क्या है लोग है। A माइनस बी को क्या लिखूंगा A अपॉन बी, मतलब 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव अपॉन में 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, और ये अगर सबसे ऊपर जाता है Zn2 पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन में कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। क्लियर। अब ध्यान दो, इसने हाफ सेल का पोटेंशियल दिया, इसने हाफ सेल का पोटेंशियल दिया नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, लेकिन ये वो इक्वेशन है जो आपको क्या कर सकती है पूरे सेल का पोटेंशियल क्रिएट करके दे सकती है। और ये क्या है जो प्रोडक्ट में क्या रिएक्टेंट के क्या थे आपके पास आयन थे, ये क्या है आपके पास जो प्रोडक्ट के क्या दे रखे थे आयन, मतलब सॉरी नोट, ये जो वो हैं जो प्रोडक्ट में आयन बने थे, और ये वो हैं जो रिएक्टेंट में आयन होते हैं, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या किया जाता है लिखा जाता है। लेकिन हाफ सेल के लिए असल में जो Q होता है वो क्या होता है आपके लिए, वो होता है ऊपर में मेटल, और क्या होता है मेटल के आयंस की कंसंट्रेशन को डिनोट करना होता है। क्लियर है बच्चों बात ये। तो ये है हमारे लिए क्या चीज़ नॉन्स्ट इक्वेशन है।
ठीक है ना। अब नॉन स्टिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आप समझ गए, जिंक के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हम इसको कैसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो भी आप समझ गए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये नॉन स्टिक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे पास सिर्फ 2-1 पॉइंट और बचते हैं नॉन स्टिक इक्वेशन के बारे में, तो फिर कंडक्टेंस और बैटरीज, तो इस चैप्टर के हमारे 3 ही पॉइंट रहते हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसके एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं वो भी कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।